जय हिंद वाले स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि थायोफिन का सिंथेसिस अपन कैसे कर सकते हैं। और थायोफिन के सिंथेसिस से पहले अपन ने फ्यूरॉन और पायरोल के सिंथेसिस अपन पढ़ चुके हैं। तो अपने पास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन डिस्कस कर रहे हैं थायोफिन का सिंथेसिस हम कैसे करेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी है वो सारे अपन चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली जो विधि है थायोफिन के सिंथेसिस की, वो अपने पास में है एसिटिलीन के द्वारा। किसके द्वारा सिंथेसिस करेंगे अपन? एसिटिलीन के माध्यम से अपन किसका सिंथेसिस करने वाले हैं? थायोफिन का निर्माण करने वाले हैं। यानी फ्रॉम एसिटिलीन से अपन क्या करने वाले हैं? थायोफिन का सिंथेसिस करने वाले हैं। देखिए एसिटिलीन से कैसे होता है। आपके पास में एसिटिलीन जो होती है, इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपके पास में क्या होती है? एसिटिलीन होती है। इसके दो मॉलिक्यूल्स जिसकी अभिक्रिया आप H2S से करवाओगे, H2S से इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिना Al2O3 और 673 यानी 673 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपके पास में दोनों को क्या कर देते हैं? हाई टेम्परेचर के ऊपर दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद में आपके पास में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है कौन सा? थायोफिन। ये सबसे नॉर्मल विधि है ना इसको बनाने की, थायोफिन के निर्माण की सबसे पहली विधि और सबसे इजी विधि इसको अपन बोलते हैं। इसी प्रकार से अपन ने फ्यूरोन का निर्माण किया था, इसी प्रकार से अपन ने पिरोल का निर्माण किया था। पिरोल के निर्माण में पे NH3 लग जाता है, ठीक है, और यहाँ पे पिरोल का निर्माण हो जाता है। दूसरी अपने पास में जो विधि आ जाती है इसके अंदर, उस विधि को अपन बोलते हैं फ्रोम स्टिल्बीन। फ्रोम स्टिल्बीन, ये जो तीन विधियां आपको जो दिखाई दे रही है ये थायोफिन के सिंथेसिस की है। और ये जो दो विधियां अपन ये रिएक्शन उसमें पढ़ेंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। फ्रोम स्टिल्बीन देखते हैं कि फ्रोम स्टिल्बीन क्या है। देखो स्पेलिंग हो जाएगी फ्रोम स्टिल्बीन। स्टिल्बीन का जो सूत्र होता है आपके पास में वो होता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और C6H5। इसके आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? दो मॉलिक्यूल लेने हैं। अच्छा, इन दो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा दिखाई देगा हमको? तो ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे ये अपने को कुछ इस तरीके से रखने हैं। कुछ इस तरीके से अपन इन दो मॉलिक्यूल को रखने हैं, इस तरीके से। पहला मॉलिक्यूल, इसी के जस्ट सामने आपको दूसरा मॉलिक्यूल रखना है। ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन आप करवाओगे सल्फर के साथ में, किसके साथ में? सल्फर के साथ में इसकी जब रिएक्शन को करवाए जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन। एक तरीके का संघनन है ये ना, जुड़ जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स आप उसके अंदर। और जब ये आपस में जुड़ेंगे ये वाला मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, इधर के लोन पे इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सल्फर का डेरिवेटिव, यानी थायोफिन का डेरिवेटिव बनेगा ये, जिसके इधर की तरफ भी C6H5 आपको मिलेगा, इधर भी C6H5 आपको मिलेगा, और इधर भी C6H5 और इधर भी C6H5। हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इन दोनों को आपको गर्म करना है। देखो जो नॉर्मल जो रिएक्शन होती है जब भी दो कंपाउंड आपस में जोड़ते हैं, नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो हीट की प्रेजेंस में होती है। P2S5 की उपस्थिति में जो रिएक्शन होगी वो होगी पोलनोर सिंथेसिस वाली रिएक्शन, है ना। ये हो जाती है आपके पास में, ये दो विधि हो गई। तीसरी एक है आपके पास में इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड, यानी औद्योगिक विधि कौन सी है इसकी? औद्योगिक विधि डिस्कस करते हैं इसकी। इसकी औद्योगिक विधि जिसके अंदर अपन सामान्यतः ब्यूटेन और 1,3-ब्यूटाडाइइन कंपाउंड लेंगे, ब्यूटेन और 1,3-ब्यूटाडाइइन कंपाउंड लेंगे। तीसरे नंबर की आपके पास में जो विधि है वो है आपके पास में औद्योगिक विधि। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल मेथड है ये, है ना, औद्योगिक विधि। इसमें आपके पास में क्या होगा? या तो आपके पास में होगा ब्यूटेन, या तो आपके पास में क्या होगा? अच्छा, ये भी एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। कैसी रिएक्शन है? कंडेंसेशन। इसका मतलब इसमें भी आपको सल्फर ही लेना है और सल्फर की अभिक्रिया आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ में करवाओगे। दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन होंगे या फिर कॉम्बिनेशन होंगे, जुड़ेंगे दोनों आपस के अंदर, संगनित होंगे और आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और कंडेंसेशन हो रहा है, संगनित हो रहा है, इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो हीट की प्रेजेंस में होगी, गर्म करना पड़ेगा दोनों कंपाउंड्स को। तो जब सल्फर की उपस्थिति में इसको रिएक्शन करवाई जाती है तो रिएक्शन करवाने पर आपके पास में थायोफिन का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण होता है? यहाँ पर आपके पास में दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ भी आपके पास में दो हाइड्रोजन हो जाते हैं, ये भी आपके पास में दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी आपके पास में दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? टोटल आपके पास में 8 हाइड्रोजन है, जिसमें से अपने पास में कितने बच जाते हैं अभी? जिसमें से 4 हाइड्रोजन
काम में आ लिए हैं अपने, ना। कितने हाइड्रोजन काम में आ चुके हैं? 4 हाइड्रोजन काम में आ चुके हैं। यानी 4 हाइड्रोजन होंगे वो बाहर की तरफ निकले होंगे। तो 4 हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेंगे? 2H2S। यानी सल्फर के कितने मोलिक्यूल काम आए होंगे? 3 मोलिक्यूल काम आए होंगे। सल्फर के 3 मोलिक्यूल काम आए होंगे। इन 3 मोलिक्यूल में से 2 मोलिक्यूल कुछ इस प्रकार से H2S गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और एक मोलिक्यूल जो होगा आपके पास में वो थायोफिन का सिंथेसिस कर लेगा। एक होती है आपके पास में, ये तो थी आपके पास में ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। एक होता है आपके पास में 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइइन बोलते हैं इसको, है ना। 1 2 3 4 पहली और तीसरी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। इसकी जब रिएक्शन करवाओगे सल्फर के साथ में तो आपके पास में क्या बन जाएगा? आपके पास में वही थायोफिन का सिंथेसिस हो जाएगा। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। गर्म कर रहे हैं दोनों रिएक्शनों को, तब आपके पास में ये, इसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ थायोफिन। थायोफिन के निर्माण की औद्योगिक विधि है ये, है ना। तीसरे नंबर की विधि हो चुकी। चौथी नंबर की जो विधि है वो अपने पास में है पोलनोड सिंथेसिस। कौन सी विधि आ जाएगी? पोलनोड सिंथेसिस। इस विधि के अंदर आपको P2S5 यूज में लेना है। किसको यूज में लोगे? P2S5 को। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप इसको बार बार बोलोगे पोल पोल पोल, तो आपके पास में एक वर्ड निकलेगा 444। तो आपको याद रखना है 4 से सिर्फ एक हिंट आवश्यक होता है हमारे लिए। 4 से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। आपके पास में जो रिएक्शन है वो है पोलनोड सिंथेसिस। ये आपके पास में रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपके पास में जो कंपाउंड होता है वो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता है। कुछ इस तरीके की इसकी शक्ल होती है ना। कैसा कंपाउंड है? 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। और ये इसकी कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म दिख रहा होगा आपको, दोनों के अंदर कीटोन उपस्थित है। सबसे पहले इसका इनोल बनाते हैं। इनोल बनाने के लिए कार्बोनिल के पड़ोस वाले हाइड्रोजन को पास में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यार आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वाले का अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला यहाँ, इस तरीके से आपके पास में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होने के बाद में कंपाउंड आपके पास में ये वाला इजीली ड्रॉ होगा। ये वाला कंपाउंड आपके पास में बन जाएगा। और ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ये इसकी इनोल फॉर्म है। इसकी इनोल फॉर्म है ये। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा OH और H। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ OH और H, तो आप देखोगे कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में जो डेरिवेटिव बनना है वो फ्यूरेन का बनेगा। यानी जब वाटर का मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलेगा तो इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फ्यूरेन का डेरिवेटिव है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पोलनोड सिंथेसिस में आपको P2S5 काम में लेना है। क्या काम में लोगे? P2S5 काम में लोगे। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। जब आप ऑक्सीजन का निर्माण करते हो यानी फ्यूरेन का निर्माण करते हो तो आपको P2O5 काम में लेना पड़ता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये है फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, है ना। और इसके साथ में इसको हीट करना है। हीट करने के बाद में आपके पास में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो थायोफिन का बनेगा। इसका मॉलिक्यूल बनेगा थायोफिन का। जो नाम हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइमेथिल थायोफिन। 2,5 डाइमेथिल थायोफिन इसका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपके पास में पोलनोड सिंथेसिस। एक लास्ट मेथड आपके पास में बच रहा है, हिंसबर्ग मेथड। कौन सा मेथड बच रहा है? हिंसबर्ग मेथड बच रहा है। हिंसबर्ग मेथड नया मेथड है ना। ये ना तो आपके पास में, ये जो पोलनोड सिंथेसिस है ये तो आपके पास में देखो पीरोल में भी आ चुके, और ये जो पोलनोड सिंथेसिस है आपके पास में फ्यूरिन में भी आ चुका, और ये थायोफिन में भी आ चुका। तो ये नया मेथड नहीं है। नया मेथड है हिंसबर्ग मेथड। यानी आप जो स्पेशल डाल सकते हो वो हिंसबर्ग मेथड हो जाएगा। किसके लिए? थायोफिन के केस के अंदर। तो आपके पास में पांचवी जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड, ये लो। हिंसबर्ग मेथड में क्या होता है आपके पास में? आपके पास में होता है, आपने थायो ईथर का नाम सुना है, आपने ईथर का भी नाम सुना है। एक कंपाउंड होता है आपके पास में ईथर, ROR, ठीक है। और एक होता है आपके पास में RSR, ठीक है। इस R की जगह पर मैं ले लूँ CH3SCH3,
तो इसको अपन बोलते हैं थायो ईथर। कौन सा ईथर है ये? थायो ईथर है। अगर मैं बोलूँ कि ये इन दोनों हाइड्रोजनों को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन ईजिली रिमूव नहीं हो पाते हैं, है ना। ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, ईजिली बाहर नहीं निकल पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन लिखकर बताता हूँ। रिएक्शन बोलती है आपके पास में कि अल्फा डाइकीटोन, कौन सी कीटोन? अल्फा डाइकीटोन, यानी CH3CO, और फिर ये कीटोन है, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर भी कीटोन है, यानी इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ये वाली पोजीशन, और इस पर भी क्या प्रेजेंट है आपके पास में? कीटोन ही उपस्थित है। इसको अपन बोलते हैं अल्फा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? इसको एक लाइन में लिखता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ। देखो, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है अल्फा डाई कीटोन, यानी दोनों कीटोन जो होंगे वो एक दूसरे की अल्फा पोजीशन के उपस्थित होंगे। मैं आपको बता रहा था आपके पास में ईथर होता है CH3OCH3, ये ईथर होता है, और CH3SCH3 ये थायो ईथर होता है। लेकिन मेरे को ये जो दो ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन को वाटर का मॉलिक्यूल बना के निकालना है, और वो निकालना है इनसे। तो इन दोनों का जब हाइड्रोजन आप लेना चाहोगे तो ये मना कर देंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसको एसिडिक हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको इसके पड़ोस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। कार्बन के जब पड़ोस में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हो तो बीच में CH2 बनता है, जो कि मेथिलीन समूह होता है, जिसको आप बोलते हो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हो आप इसको? एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ये CWET क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। और यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर COOET। ये जो ग्रुप है आपके पास में, ये है एक्टिव मिथाइलिन और ग्रुप। ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन इजीली बाहर निकले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो COOET है ये अपना -I प्रभाव लगा रहा है। कौन सा प्रभाव लगा रहा है? -I प्रभाव। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। और जब कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो वो चाहेगा कि मैं दोनों हाइड्रोजनों को ईजिली बाहर निकाल दूं, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा और वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे कि आपने मैनिक रिएक्शन में भी आप इसको पढ़ते हो। ठीक है। तो उसकी रिएक्शन अपन को किसके साथ करवानी है? एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले कार्बन के साथ में। तो जो रिएक्शन है वो होती है इस तरीके की, COOET और COOET। इसमें ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई रिएक्शन है थायोफिन के सिंथेसिस की। इसका नाम है आपके पास में थायो ईथर। थायो ईथर नाम है इसका। जब रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, यहाँ से दो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और ये H2, ये ऑक्सीजन और ये H2, इस तरीके से बाहर निकलते हैं और आपके पास में कंपाउंड बनता है CH3, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, और इधर की तरफ आपके पास में एक कार्बन, यहाँ सिंगल कार्बन, इन दोनों कार्बनों से सल्फर जुड़ा हुआ और इन दोनों से COOET कंपाउंड जुड़ा हुआ। ये थायोफिन का डेरिवेटिव आपके पास में बन जाएगा। ठीक है। अगर नोमेनक्लेचर करोगे इसका तो 1 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा। ये कार्बोइथॉक्सी है, यानी इसको अपन बोलते हैं 2,5 कार्बोइथॉक्सी, और वो मेथिल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाई कार्बो इथॉक्सी। इथॉक्सी या फिर एथॉक्सी, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपके पास में आएगा 3,4 डाई मेथिल थायोफिन। ये आपके पास में इसमें कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। ये कंपाउंड, ये आपके पास में पोलर सिंथेसिस हो चुकी, ये आपके पास में हिंसबर्ग हो चुकी, फ्रॉम स्टिल्बीन भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल के अंदर तो वही वोलेटाइल वाला जो अपन पढ़ते हैं नॉर्मली, 3 लाइनें, कि ये कार्बनिक विलायक के अंदर घुल जाता है और जो नॉर्मल जो वाटर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर ये नहीं घुल पाता है। अपन बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफिन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने को पता है कि इसकी जो नॉर्मल जो ESR जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ाई है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ये सेकंड और 5 पोजीशन के ऊपर नॉर्मल पिरोल और फ्यूरिन की तरह ही
सेकंड और 5 के ऊपर ही क्या देता है, अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, बजाय 3 और 4 के। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे बताऊँ तो इसमें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो 3 बनती है और उसमें 2 बनती है। ड्यू टू मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2 and 5 पोजिशन आर मोर स्टेबल। ठीक है, और इसको अगर आपको देखना है तो लेक्चर नंबर आप 2 में जाकर देखिए ना। हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। सबसे पहले जो रिएक्शन आपके पास में वो है विलेश मेयर हीक रिएक्शन। ये जो विलेश मेयर हीक रिएक्शन है, विलेश मेयर हीक रिएक्शन, हॉक रिएक्शन है ना इसका नाम, विलेश मेयर हॉक रिएक्शन बोलते हैं इसको। हीक हॉक कुछ भी हो, अपने को नाम पता है, विलेश मेयर होना चाहिए, बात खत्म है ना। जब सल्फर की अभिक्रिया, ये फॉर्माइलेशन की रिएक्शन है, क्या करती है ये फॉर्माइलेशन करती है, फॉर्माइलेशन ऑफ सेकंड एंड 5 पोजीशन। लाइट गई, फॉर्माइलेशन ऑफ सेकंड एंड 5 पोजीशन, लाइट चली गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा आपके पास में, सेकंड और 5 पोजीशन के ऊपर क्या होगा, फॉर्माइलेशन होगा। कैसे होता है फॉर्माइलेशन, देखिए जब आपके पास में थायोफिन होता है, तो थायोफिन की अभिक्रिया जब आप करवाते हो POCl3 और DMF, ये जो DMF होता है इसको अपन बोलते हैं डाईमेथिल फॉर्मेमाइड। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है N, इसके साथ में 2 CH3 की मोलिक्यूल और फिर CO और H, ये होता है आपके पास में डाईमेथिल फॉर्मेमाइड। इसके साथ में जब रिएक्शन होती है आपके पास में, तो कंपाउंड आपके पास में क्या बनता है, फॉर्माइलेशन कंपाउंड बनता है। सेकंड और 5 पोजीशन के ऊपर इसका फॉर्माइलेशन हो सकता है। ठीक है, अपन ने सेकंड पोजीशन के ऊपर इसका फॉर्माइलेशन करवाया है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैकेनिज्म इसकी मैंने 3 बार करवाई है, सॉरी 2 बार, एक तो आपने फ्यूरेन में, एक आपने पायरोल में, तीसरी बार यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि वहां पर जाकर देख लेना, यहाँ पे करवा देता हूँ। मैकेनिज्म देखो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म करने से पहले बता दूं कि ये जब दोनों आपस के अंदर जुड़ते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, NCH3 CH3 कार्बन क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके का ये इलेक्ट्रोफाइल हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा। तो हम ये जनरेट करेंगे पहले इलेक्ट्रोफाइल और फिर उसको अल्फा पोजीशन के ऊपर रिएक्ट करवा देंगे, सल्फर की अल्फा पोजीशन पर। देखिए सबसे पहले POCl3 होता है, POCl3 का ये वाला जो सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक मार सकता है। और डाईमेथिल फॉर्मेमाइड में नाइट्रोजन CH3 CO और H होता है। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। किसी के दिमाग में अगर चल रहा है कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट फॉस्फोरस पर अटैक मार देगा, तो नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल लगता है HACCP प्रिंसिपल। HACCP प्रिंसिपल बोलता है कि हार्ड स्पीशीज हार्ड के ऊपर अटैक करना पसंद करती है और सॉफ्ट स्पीशीज सॉफ्ट के ऊपर अटैक करना पड़ती है, सॉफ्ट के ऊपर अटैक करना पसंद करती है। इसके कारण से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कुछ इस तरीके के कारण रेजोनेंस में लेकर जाता है। जब भी कोई लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो वो सॉफ्ट स्पीशीज की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और फॉस्फोरस भी आपका कैसी स्पीशीज है, सॉफ्ट स्पीशीज है ना, इसलिए नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। तो ये कुछ इस वे में अटैक करेगा, ये लो। अब ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पे, है ना, और ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। कंपाउंड आपके पास में जो बनेगा वो बनेगा फॉस्फोरस, ऊपर की तरफ O नेगेटिव, इधर की तरफ 3 Cl आपके पास में कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, और इधर की तरफ ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है आपके पास में, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन, इधर की तरफ डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन, इधर CH3 और इधर भी CH3, और नाइट्रोजन के ऊपर एक चार्ज जनरेट हो जाएगा जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रिएक्शन आगे जाएगी, ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा, यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा। कौन बाहर चला जाएगा, Cl। कंपाउंड में P डबल बॉन्ड O, 2 Cl के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन, इधर ये, और इधर डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन, इधर CH3 और इधर एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज का निर्माण होगा। उसके बाद में ऑक्सीजन के पास में उपस्थित जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और यहाँ से Cl को बाहर फेंक देता है, इसको बाहर फेंक देता है, Cl को बाहर निकालता है। यहाँ पर दिख रहा है, दिख जाएगा वैसे तो, चलो कोई ना।
इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ला रहा हूँ ना। इसके बाद में जैसे ही वो बॉन्ड यहाँ से जाएगा, Cl बाहर निकलेगा, तो फॉस्फोरस के ऊपर जो डबल बॉन्ड है एज इट इज ये रहा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और इधर एक कार्बन जो है क्लोरीन वाला ये रहा, और ऑक्सीजन के नीचे ये इस ये वाला, और यहाँ पर जो कार्बन है वो जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये रहा, और इसके ऊपर दो CH3 के मॉलिक्यूल्स ये रहे, और एक हाइड्रोजन ये रहा। ये एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है और एक अनस्टेबल स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है? अनस्टेबल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर कौन सा आ रहा है आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो यहाँ से जो क्लोरीन बाहर गया है वो Cl माइनस के रूप में गया है, और वो जो Cl माइनस है वो ही इस स्पीशीज को मुक्ति दिलाता है। ये जो Cl नेगेटिव है वो अटैक करता है यहाँ पर, और यहाँ से इसको बाहर फेंक देता है। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा जब डबल बॉन्ड के साथ में रहेगा, बट रियलिटी में sp3 भी बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस वाले बॉन्ड को इधर ला सकता है, ठीक है, इसलिए sp3 कार्बन हो जाएगा। तो ये क्लोरीन आसानी से काट करेगा, इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा ऑक्सीजन की, और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद में आपके पास में जो बनेगा, पहली बात तो बाहर निकलेगा क्या? यहाँ से बाहर निकलेगा PO2Cl। क्या बाहर निकलेगा? PO2Cl, और आपके पास में बनेगा ये नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3, और उसके बाद में यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक क्लोरीन, ठीक है। ये वाला क्लोरीन जब अटैक मारेगा, अब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहेगा इस वाले बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ही वो अब इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, आपके पास में एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, और ये है आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल, दोनों सेम है ना। मैंने आपको बताया था इसमें ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। नॉर्मली इस रिएक्शन को डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा दी जाती है, बट अपन वाया मैकेनिज्म चलेंगे, क्योंकि आप BSc फाइनल के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर कॉपी भरनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी सी ये चीज़ याद रखना, तो कॉपी भरोगे तभी काम चलेगा। उसके बाद में ये था फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप था? फर्स्ट स्टेप। और ये मैकेनिज्म आप मानोगे नहीं, आराम से 2 पेज में खत्म होती है। कितने पेज में? 2 पेज में। पहले पेज में तो इस फर्स्ट स्टेप को लिखो, और सेकंड पेज में जो करेंगे उसको लिखो आराम से, और फिर इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स लिख दो ना। तो कॉपी तो भरो आराम से, दवा की कॉपी भर सकते हो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैकेनिज्म खोल खोल के लिखो, जहाँ पर 4 लाइन के अंदर ऑक्सीजन आता है वहाँ पर 5 लाइन में ऑक्सीजन बना के आओ, है ना। अच्छी बात है। ये आपके पास में सल्फर होता है, जिसको अपन थायोफिन वाला कंपाउंड है, और आपके पास में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो कुछ इस प्रकार की शक्ल का है। ये क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास में CH3 है, ये नाइट्रोजन है, ये CH3 है, ये लोन पेयर है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसकी कौन सी पोजीशन के ऊपर? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में कौन चला जाएगा बाहर? क्लोरीन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, आपको पता है इस जगह पे कौन सा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। जैसे अटैक करेगा यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा? क्लोरीन। और यहाँ पर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन ये वाला, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप कुछ इस तरीके से जुड़े हुए, ये ठीक है। यहाँ पर अटैक कौन करने आएगा? वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर जो अटैक करने आएगा। अच्छा, ये नाइट्रोजन का पास में लोन पेयर है, वो अपने बॉन्ड इधर दे सकता है। इधर देने के बाद में अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चल रहा होगा, मैं बता देता हूँ, रुको। इस नेगेटिव चार्ज को इसके ऊपर अटैक करवाओ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है? पॉजिटिव स्पीशीज है। हम ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव के p ऑर्बिटल में ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद में हमारे पास में, आप क्लोरीन को बाहर मत निकालो, है ना, क्लोरीन को बाहर मत निकालो, क्लोरीन को एज इट इज रहने दो, ठीक है। क्लोरीन बाहर मत निकालो, क्योंकि आपके डाउट आएगा। फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर करता है, तब यहाँ से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है Cl माइनस के रूप में। किसके रूप में? Cl माइनस के रूप में। और यहाँ पर आपके पास में कार्बन, और उसके ऊपर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर आपके पास में CH3, यहाँ पर CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर हाइड्रोजन,
ये कुछ इस प्रकार की स्पीशीज का निर्माण हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का उपयोग तो अपन एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए करते हैं, तो आप एरोमेटिसिटी गेन करवा सकते हैं इससे। तो ये लो, और ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। वाटर से इसका वर्कअप करवाओ, OH2 मॉलिक्यूल लाओ वाटर का, और अटैक करवाओ इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड चला जाएगा उस तरफ। बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई धर्मशाला अपने पास में। CH3 ये हाइड्रोजन, ये OH2 मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये OH ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा और यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलेगा। किसके रूप में? H+ के रूप में। और इस H+ को कौन पकड़ लेगा? नाइट्रोजन पकड़ लेता है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ बना देता हूँ। ये सल्फर का मॉलिक्यूल हो गया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर बनेगा OH। ठीक है। और यहाँ बन जाएगा आपके पास में NCH3, ये CH3 और एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है वो अपने बॉन्ड देगा इधर, और यहाँ से ये NMe3 वाला जो मॉलिक्यूल है, NCH3 वाला, ये बाहर हो जाएगा। और आप गौर करके देखोगे यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O और H, CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CHO। यानी कंपाउंड आपके पास में जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है। ये लो, इसका फॉर्माइलेशन कंप्लीट हो चुका है। ये रिएक्शन थी आपके पास में विलेशमेयर हॉक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? विलेशमेयर हॉक रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे नंबर देकर जाएगी, है ना। उसके बाद में आती है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन तो बहुत ईजी रिएक्शन है। इसके अंदर मैनिक बेस का निर्माण होता है, मैनिच बेस बनता है इसमें। मैनिक बेस कैसे बनता है? देखो, अपने पास में रिएक्शन है, उसका नाम है मैनिक रिएक्शन। इसको मैनिच रिएक्शन भी बोल देते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसी बोलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। जब आपके पास में थायोफिन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ द डाई एमीन, कौन सा वाला? 2 डिग्री जो एमीन होता है आपके पास में, जिसको अपन बोलते हैं डाई मेथिल एमीन बोल दो आप इसको, है ना, इसको आप डाई मेथिल एमीन बोल दो। इसके साथ में करवाई जाती है तो आपके पास में, अरे वही रिएक्शन है ये, मैनिच बेस का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? मैनिच बेस का। इसको अपन बोलते हैं मैनिक बेस, है ना। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है इसमें याद रखना, ये जो है आपके पास में एथिलीन डाइएमीन, इस एथिलीन डाइएमीन के अंदर NMe2 नेगेटिव और H पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, अब यहाँ से कौन सा H+ जो है वो काम में लिया जाएगा। क्या काम में लिया जाएगा? H+। और जो NMe2 है वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा NMe2- के रूप में। किसके रूप में? NMe2- के रूप में। और कुछ इस प्रकार से ये वाला जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस H+ को एक्सेप्ट करते हैं और डबल बॉन्ड O और H और पॉजिटिव वाला कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद में इस रिएक्शन को NMe2- द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। वो जो NMe2 है वो अटैक करता है इस वाले कार्बन पर और इस वाले बॉन्ड को ओपन कर देता है। HCH OH और NMe2 बन जाता है। ठीक है। ये जो NMe2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज याद रखना, ये एज ए बेस भी काम कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। जैसी इसकी कंडीशन होती है उसके ऊपर काम करता है, ना। तो अभी किसके रूप में काम कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में। बेस के रूप में काम करके अपना हाइड्रोजन वापस ले सकता था, रिएक्शन वापस उल्टी हो सकती थी, लेकिन अपन को रिएक्शन आगे प्रोसीड करवानी है ना। उसके बाद में इसको H+ देते हैं, इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं। किसका? OH- का प्रोटोनेशन होता है। जब प्रोटोनेशन होगा तो आपके पास में जो स्पीशीज बनती है वो बनती है OH2 पॉजिटिव और NMe2। NMe2 के पास में लोन पेयर होता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और OH2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाता है। आपके पास में बनता है CH2 डबल बॉन्ड NMe2 पॉजिटिव।
ये बनता है, और इसका जो दूसरा रूप है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है वो खुद की ओर खींच सकता है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। कार्बन के साथ में जो अत्याचार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रहा है ना, वो कभी किसी के साथ में नहीं हुआ है। इसके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको कार्बनिक रसायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन पर अत्याचार होते हैं। किस पर अत्याचार हो रहे हैं? कार्बन पर। कोई भी आ रहा है बेचारे से, कोई पाई बॉन्ड तोड़ दे रहा है, कोई हाइड्रोजन निकाल देता है ना, कोई चांटा मार रहा है, कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, जो मर्जी आ रही है बेचारे कार्बन को। बहुत बुरी हालत है इसकी। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ अपने पास में? इलेक्ट्रोफाइल। बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? सल्फर की सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे करेगा? रिएक्शन हो जाएगी, वैसे इतने में हो जाएगी। सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, ये आपके पास में सल्फर होगा और ये आपके पास में CH2NMa2 होगा। ठीक है, ज़्यादा है नहीं रिएक्शन का। ये वाला बॉन्ड यहीं अटैक करेगा। अच्छा, ये वाला बॉन्ड अटैक नहीं कर रहा है, याद रखना, बॉन्ड अटैक नहीं कर रहा है, पहले बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव। ये नेगेटिव अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन के ऊपर, है ना। अब इतना तो समझ जाना, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी ना। एरोमेटिसिटी गेन करवा दी यहाँ वाले हाइड्रोजन ने वापस से, नहीं समझोगे, फिर बोल दोगे डबल बॉन्ड आया कहाँ से। ये CH2 के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर NMe2 जुड़ गया। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसका एरोमेटिसिटी गेन करवाएगा और ये आपके पास में बन जाएगा CH2NMa2 प्रोडक्ट, और ये हमारा प्रोडक्ट। इससे मैच कर लो, दोनों सेम है, ये मैकेनिज्म और ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है, जैसे कि हेलोजिनेशन हो जाती है, क्लोरिनेशन हो जाती है, ब्रोमिनेशन हो जाती है। ये वाली रिएक्शन पढ़ लेते हैं और फिर थायोफिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन रिएक्शन को अपन एक साथ पढ़ लेंगे, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन वाली तो गिनती की 4-5 रिएक्शन होती है। अभी पढ़ देते हैं इनको भी। देखो, सबसे पहले अपने पास में थायोफिन वाला जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करता है किससे? हेलोजिनेशन पढ़ा रहा हूँ पहले, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ द SO2Cl2 और Cl2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है ना, जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके पास में सेकंड और 5 पोजीशन के ऊपर क्लोरिनेशन हो जाता है। इसकी सेकंड और 5 पोजीशन के ऊपर क्लोरिनेशन हो जाता है। बट यही रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिरोल पे करवाई जाती है तो उसका क्लोरिनेशन नहीं होता, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, क्योंकि पिरोल एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है जबकि थायोफिन एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, बेंजीन के समान स्टेबल मॉलिक्यूल है ये। सेकंड नंबर के ऊपर जब इसकी रिएक्शन I2 के साथ में आयोडीनेशन करवाने के लिए और मरकरी ऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो सेकंड पोजीशन के ऊपर इजीली इसका क्या हो जाता है? आयोडीनेशन हो जाता है। ठीक है, आयोडाइनेशन हो जाएगा। थर्ड आपके पास में जब ब्रोमिनेशन करवाओगे तो Br2 से जब रिएक्शन करवाओगे तो पॉलीमराइजेशन वाली प्रॉब्लम आएगी, इसकी सारी पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा, इसलिए इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NBS के साथ में। NBS होता है N ब्रोमोसक्सेनामाइड। NBS को अपन बोलते हैं N ब्रोमो सक्सेनामाइड। ठीक है, ये आपके पास में NBS कंपाउंड है और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, कुछ इस तरीके का सूत्र होता है। ये एक बार में एक Br आयन देता है, एक बार में एक Br आयन जनरेट करता है। तो NBS जब रिएक्शन करेगा, और सब Br भी पॉजिटिव वाला है ना, ब्रोमिनियम आयन देता है ये, सॉरी सल्फर, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? 2 ब्रोमोथायोफिन हो जाएगा, ये 2 आयोडोथायोफिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,5 डाइक्लोरोथायोफिन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में आ जाती है एक रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट से पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवाओगे HNO3 की उपस्थिति में, सधूम HNO3 की उपस्थिति में जब इसका नाइट्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द AC2O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड आपने लिया है तो आपके पास में इसका नाइट्रेशन भी हो जाएगा। सल्फर की सेकंड पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा जिसको बोलेंगे 2 नाइट्रोथायोफिन। जो अगली जो रिएक्शन होगी आपके पास में CH3COCl, जिसको अपन बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ द AC2O, सॉरी SnCl4, है ना। SnCl4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। SnCl4 ही क्यों लिया, AlCl3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि AlCl3 एक गुड लुईस एसिड है, वो
पॉलीमराइजेशन जनरेट कर दे सकता है ना। पॉलीमराइजेशन क्या कर सकता है, पॉलीमराइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। हर पोजीशन के ऊपर COCH3 ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा, एसिटिल ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। इसलिए हम SnCl4 इसको अपन बोलते हैं मंद लुईस एसिड, या फिर आप यूज में ले सकते हो इसकी जगह BF3, क्या यूज ले सकते हो, BF3 यूज ले सकते हो। और आपके पास में इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ये एसिल क्लोराइड है और यहाँ पे बन जाएगा COCH3 जिसका नाम हो जाएगा 2 एसिटिल थायोफिन, है ना। क्या नाम हो जाएगा, 2 एसिटिल, ये एसिटिल ग्रुप है, 2 एसिटिल थायोफिन इसका नाम हो जाएगा। ये 5 रिएक्शन हो चुकी है आपके पास में। देखिए 2 रिएक्शन और अच्छी बच रही है। एक का नाम है आपके पास में अपचयन और एक का नाम है आपके पास में उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी आप बोल देते हो। देखो इसकी जो रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, अच्छा रिडक्शन करवाने से पहले इसका ब्यूटाइल लिथियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ब्यूटाइल लिथियम में ब्यू के ऊपर नेगेटिव और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव होता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उस नेगेटिव जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, बेस, एक क्षार है ये। और एक नेगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। नेगेटिव के 2 काम, एक बेस और एक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर जनरेट करेगा ये नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर Li पॉजिटिव आकर जुड़ा रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या करवा सकते हो इसका एल्काइलेशन और एसाइलेशन। जैसे इसकी रिएक्शन आप करवा दोगे RCl के साथ में और या फिर RCOCl के साथ में, तो आपके पास में जो जनरेट होगा प्रोडक्ट, नेगेटिव चार्ज जिसे R के ऊपर अटैक मारेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ R जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में CO R जुड़ जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन है। जब इसका निकल की उपस्थिति में, रानी निकल की उपस्थिति में, याद रखना रानी निकल की उपस्थिति में जब अपचयन करवाओगे तो सिर्फ एक बॉन्ड का, कितने, सिर्फ एक बॉन्ड का इसमें रिडक्शन होता है। सॉरी इसकी रिएक्शन करवाओ पहले लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में। लिक्विड अमोनिया NaNH3, NaNH3 ये लिक्विड अमोनिया है। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाओगे इसका सिर्फ एक बॉन्ड का, कितना, सिर्फ एक बॉन्ड का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। ये लो आपके पास में सल्फर वाला कंपाउंड है और या तो स्पीशीज ये बनेगी और या फिर स्पीशीज ये बनेगी, ठीक है। अगर आपको इसका कंप्लीट रिडक्शन करवाना है तो कंप्लीट रिडक्शन करवाओगे आप किसकी उपस्थिति में, रानी निकल की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, रानी निकल की उपस्थिति में। और मेटल ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम मेटल ले सकते हो, है ना। उसके साथ में करवा दोगे तो आपके पास में सल्फर का जो है वो पूरा अनसेचुरेशन हो जाता है। सल्फर का अनसेचुरेशन हो जाता है। सल्फर का अनसेचुरेशन के बाद ही इसका ऑक्सीकरण हो सकता है। डायरेक्ट आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हो। डायरेक्ट थायोफिन के कंपाउंड का जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है इसका डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हो। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको सल्फर का जो थायोफिन मॉलिक्यूल है उसका अनसेचुरेशन करवाना पड़ेगा, मतलब उसको एक सेचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसका क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। और ड्यू टू ऑक्सीडेशन ये जो थायोफिन का जो मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सल्फोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सल्फोन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सल्फोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फोन की रिएक्शन पूछ लेता है वो, है ना। कौन सा मॉलिक्यूल है, सल्फोन का। याद रखना सल्फोन का मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं बनेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो होगा ही नहीं, जो सल्फोन होगा वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या करवाओगे, इसका अनसेचुरेशन करवाओगे, इसको सेचुरेटेड में कंप्लीट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन करवा दोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में थायोफिन की नेमिंग रिएक्शंस और थायोफिन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और आपके पास में सारी रिएक्शन हो गई है। सिंथेसिस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पीरियडिन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।